हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिन एजुकेशन। मेरा नाम गुलशन है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रेगुलेटर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में। इससे पहले कि मैं चैप्टर 1 के 4 पार्ट्स हैं जिनको अपलोड कर चुका हूं, उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप उन्हें वहां से जाकर के पहले देख सकते हैं। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सेबी के बारे में। सेबी फाइनेंशियल मार्केट का रेगुलेटर है। कैपिटल मार्केट की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सेबी के द्वारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रेगुलेट की जाती हैं। द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज स्टैट्यूटरी बॉडी अपॉइंटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जिसे हम सेबी एक्ट 1992 कहते हैं, इज़ ए प्राइमरी रेगुलेटर ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट इन इंडिया। जैसे हमने देखा था फाइनेंशियल मार्केट के बारे में कि ये मनी मार्केट और सिक्योरिटीज़ मार्केट में डिवाइड की जाती है। तो मनी मार्केट का जो रेगुलेटर है वो कौन है? आरबीआई। इसी तरीके से सिक्योरिटीज़ मार्केट और कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन है? सेबी। फंक्शंस ऑफ सेबी आर रेगुलेटिंग एंड रजिस्ट्रेशन। जो सेबी है वो सभी कंपनीज़ को रेगुलेट करती है, सभी फाइनेंशियल एंटिटीज़ जिसमें स्टॉक एक्सचेंजेस आ जाते हैं, ब्रोकर्स आ जाते हैं, एएमसीज़ आ जाती हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ जिनको कहा जाता है, कंपनीज़ आ जाती हैं इसमें। तो इनको सभी को रेगुलेट करने का काम सेबी का है। इसके अलावा सेबी का काम नई एंटिटीज़ जो नई पार्टिसिपेंट मार्केट में आना चाहते हैं उनके रजिस्ट्रेशन का भी है। कोई नई स्कीम अगर मार्केट में लॉन्च होने जा रही है तो उसकी रजिस्ट्रेशन भी सेबी के पास होगी। इसके अलावा कोई नया ब्रोकर है, ब्रोकिंग हाउस है, अगर वो अपना काम शुरू करना चाहता है तो उसकी रजिस्ट्रेशन भी सेबी के पास होगी। कोई नया स्टॉक एक्सचेंज फॉर्मुलेट होने जा रहा है तो उसकी रजिस्ट्रेशन भी सेबी के पास होगी। तो सेबी का जो मेन काम है वो रेगुलेटिंग और रजिस्ट्रेशन का है। नए एंटिटीज़ की रजिस्ट्रेशन और जो पुराने एंटिटीज़ हैं उनको रेगुलेट करने का जो काम है वो सेबी का है। आगे हम देखेंगे प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। जो सेबी का सेकंड मेन काम है वो अनऑथराइज्ड ट्रेडिंग को रोकना, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकना, जिसमें इनसाइडर ट्रेडिंग को कवर किया जाता है। ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसकी वजह से फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सके, ऐसी एक्टिविटीज़ को रोकना सेबी का काम है। कंडक्ट इंक्वायरीज एंड इंस्पेक्शन। सेबी टाइमली इंक्वायरीज और इंस्पेक्शंस का काम भी करती है। ये डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स हैं जो फाइनेंशियल मार्केट्स के, उन समय समय पे उनकी इंक्वायरीज भी करती है। इंस्पेक्शंस का काम किया जाता है। कहीं से अगर कोई फ्रॉड की न्यूज़ मिलती है या फिर कहीं पे कुछ मॉलिशियस प्रैक्टिस की जा रही हैं तो वहाँ पे जाकर के इंक्वायरीज़ का काम जो है सेबी के ऑफिशियल्स हैं वो करते हैं। सेबी इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन प्रमोटिंग इन्वेस्टर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट। जो सेबी है वो इन्वेस्टर की एजुकेशंस और इंटरमीडियरीज जो स्टॉक मार्केट के हैं उनके एजुकेशंस को लेकर के भी काफ़ी एक्टिव है। इसके लिए एनएसएम जैसा इंस्टीट्यूट जो है सेबी के द्वारा बनाया गया है, जहाँ से जाकर के इन्वेस्टर्स और जो इसके पार्टिसिपेंट्स हैं वो ज़रूरी स्किल्स को हासिल कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे आईआरडीए के बारे में। आईआरडीए जो है वो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसका मेन जो काम है वो लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस के सेगमेंट्स को कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रेगुलेट्स द इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ आईआरडीए एक्ट ऑफ 1999। आईआरडीए एक्ट 1999 में पास किया गया था और इसी के अंडर इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो अपना काम करती है। इंश्योरेंस कंपनी जो इंडिया में जितनी भी हैं उनको रेगुलेट करती है। IRDA is a licensing authority for insurance company and defines the capital and net worth requirement of insurance companies। जो IRDA है वो लाइसेंस देती है अगर कोई भी नई कंपनी मार्केट में इंश्योरेंस का काम शुरू करना चाहती है उसके लिए, और ये IRDA ही इंश्योर करती है उनकी नेटवर्थ रिक्वायरमेंट को और उनकी कैपिटल एडुकेसी को। It defines the rules of the term and conditions of insurance contracts such as sum assured, surrender value, settlement of claims, nomination, assignments, insurable interest and others। तो कोई भी नई पॉलिसी अगर मार्केट में आती है तो उसके प्लान जो भी प्लान आता है इंश्योरेंस का मार्केट में कोई भी अगर नया प्लान आता है तो वो IRDA के अप्रूवल के बिना नहीं आ सकता। IRDA के अप्रूवल के बाद ही वो मार्केट में लॉन्च होते हैं। तो जो सम एश्योर्ड, सरेंडर वैल्यूज़ और क्लेम सेटलमेंट का जो प्रोसीजर है वो भी IRDA के द्वारा ही रेगुलेट किया जाता है। IRDA सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ टैरिफ एडवाइजरी कमेटी दैट डिटरमाइंस द रेट्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट। जो टैरिफ एडवाइजरी कमेटी है उसका मेन काम है जनरल इंश्योरेंस के जो प्रीमियम्स हैं उनको डिसाइड करना। कहीं ऐसा ना हो कोई कंपनी ज़्यादा प्रीमियम चार्ज करे और ऐसा भी ना हो कि कंपनीज ज़रूरत से कम प्रीमियम चार्ज करे
जनरल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। तो इसके लिए IRDA जो है टैरिफ एडवाइजरी कमेटी को भी सुपरवाइज़ करता है। उसके बाद हम देखेंगे पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इज़ द अथॉरिटी इंटरेस्टेड टू एक्ट एज रेगुलेटर ऑफ द पेंशन सेक्टर इन इंडिया अंडर द PFRDA एक्ट 2013। जितने भी पेंशन फंड चल रहे हैं उनको रेगुलेट करना PFRDA का काम है। PFRDA regulates the national pension scheme and any other pension scheme specified। तो जितनी भी पेंशन स्कीम्स इंडिया में काम कर रही हैं आज की डेट में, उनका जो रेगुलेटर है वो PFRDA है। It is responsible for registering the various constituents such as fund manager, custodians, central record keeping agency, trustees banks and to define the parameters of their roles and responsibilities। तो जो डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स हैं जो पेंशन मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कस्टोडियंस, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, ट्रस्टी बैंक्स, इन सभी के जो पैरामीटर्स, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो PFRDA ही डिसाइड करता है। अप्रूविंग द स्कीम्स एंड अदर टर्म्स एंड इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस टू मैनेज द कॉर्पस। पेंशन फंड के कॉर्पस को मैनेज करने के लिए जो गाइडलाइंस हैं उनको इशू PFRDA करता है। आगे हम रोल देखेंगे RBI का, जिसे हम रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर्मुलेट्स, इम्प्लीमेंट्स एंड मॉनिटर्स द मॉनेटरी पॉलिसी। इंडिया में जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ है उसको फॉर्मुलेट, इम्प्लीमेंट और मॉनिटर करना RBI का काम है। RBI फॉरेन एक्सचेंज को भी मैनेज करता है। RBI prescribed broad parameters of banking operations within which the country's banking and financial system functions। तो जितने भी बैंकिंग एंटिटीज़ इंडिया में काम कर रही हैं, जिसमें कमर्शियल बैंक्स, पेमेंट बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक, सभी प्रकार के जो बैंक्स हैं वो RBI के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड किए गए पैरामीटर्स के अंदर रह कर के ही काम करते हैं। इशू एंड एक्सचेंज ऑफ डिस्ट्रॉय करेंसी एंड कॉइन्स नॉट फिट फॉर सर्कुलेशन। ऐसे सभी करेंसी नोट्स जो कि काफ़ी ख़राब हो चुके हैं और अब सर्कुलेशन से बाहर हो जाने चाहिए, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम जो है वो RBI करता है। RBI नए करेंसी नोट्स को भी इशू करता है। परफॉर्म्स ए वाइड रेंज ऑफ प्रमोशनल फंक्शंस ऑफ सपोर्ट नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। RBI जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की द्वारा डिसाइड किए जाने वाले डिफरेंट फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में गवर्नमेंट की हेल्प करता है, जिसके लिए अलग अलग लेवल पे एक्टिविटीज़ भी करवाता है RBI। RBI इंट्रोड्यूस एंड अपग्रेड सेफ एंड एफिशिएंट मोड ऑफ पेमेंट सिस्टम इन द कंट्री। जो RBI इंश्योर करता है कि कंट्री में जितने भी ट्रांजैक्शंस होने वाली हैं, जो जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं पेमेंट्स और पेमेंट से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सेफली हों, उनके अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना आए पब्लिक को। बैंकर ऑफ गवर्नमेंट एंड बैंकर्स ऑफ बैंक। जैसे हम अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं किसी कमर्शियल बैंक में, किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, इसी तरीके से जो गवर्नमेंट है वो अपना अकाउंट RBI के पास ओपन करवाती है। इसी तरीके से जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके अकाउंट भी RBI के पास ही ओपन होते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं बैंकर्स ऑफ बैंक एंड बैंकर ऑफ गवर्नमेंट। आगे हम देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का क्या रोल है। सो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। Department of Economic Affairs is a nodal agency of the central government to and monitor India's microeconomics policies, covering monetary and fiscal policies as well as the functioning of capital market including stock exchanges। जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, इसका जो मेन काम है मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ हैं उनको मॉनिटर करना, और कैपिटल मार्केट की फंक्शनिंग जिसमें स्टॉक एक्सचेंज शामिल हो जाते हैं उनको इंश्योर करना कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इज़ कंसर्न्ड विद अमंग द अदर थिंग्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेरियस फाइनेंशियल रूल्स एंड रेगुलेशंस इंक्लूडिंग सर्विसेज कंडीशंस ऑफ ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड डिपार्टमेंट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व विद मैटर्स सच एज फाइनेंशियल असिस्टेंट टू स्टेट्स एंड बोरोविंग बाय स्टेट्स। जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है उसका जो काम होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सर्विसेज को रेगुलेट करना, और जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनके फाइनेंशियल असिस्टेंस में हेल्प करना डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का काम है। उसके बाद हम देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू।
Department of Revenue exercise control over matters relating to direct and indirect taxes of the central government through two statutory boards, the Central Board of Direct Taxes and Central Board of Excise and Custom. सो जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है उसका काम है गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू कलेक्ट करके देना, जो कि डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस के फॉर्म में अकोमोडेट किया जाता है। इसके लिए जो टू बोर्ड्स बना रखे हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स और सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की हेल्प करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट ओवरसीज among other things all matters relating to disinvestment and central government equity from central public sector undertakings. Department is also concerned with the financial policy relating to utilization of proceeds of disinvestment. जो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट जो है उसका काम है डिसइन्वेस्टमेंट के प्रोग्राम में गवर्नमेंट की हेल्प करना, गवर्नमेंट की जो कंपनीज़ हैं उनको रेगुलेट करना भी इसका काम है। नेक्स्ट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेट गवर्नमेंट पॉलिसीज रिलेटिंग टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स, टर्म लैंडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस, पेंशन रिफॉर्म्स। तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, टर्म लैंडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ को और पेंशन रिफॉर्म्स को से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ होती हैं उनको एडमिनिस्ट्रेट करने में गवर्नमेंट की हेल्प करता है। रोल ऑफ MCA is the Ministry of Corporate Affairs. Ministry of Corporate Affairs is primarily concerned with administration of Companies Act 2013, the Companies Act 1956, the Limited Liability Partnership Act 2008 and other allied acts and rules and regulation framed under mainly for regulating the functioning of corporate sector in accordance with law. जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर वो कॉर्पोरेट सेक्टर को रेगुलेट करता है और इंश्योर करता है कि कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर की जाने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं वो प्री डिसाइडेड पैरामीटर्स के अंदर ही हों। तो इसके लिए कंपनीज एक्ट 2013 है, कंपनीज एक्ट 1956 और पार्टनरशिप एक्ट के अंदर जो कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं, जो फर्म रजिस्टर्ड होती हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है वो MCA का है। इसके अलावा इट एक्सरसाइज सुपरविजन ओवर द 3 प्रोफेशनल बॉडीज़, जिसमें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इन तीनों बोर्ड्स को भी ये सुपरवाइज करता है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसी के साथ ही हमारा चैप्टर 1 है जो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र लेवल 1 एग्जामिनेशन का, वो कंप्लीट हो जाता है। कि अगर आपको कहीं भी इस फर्स्ट चैप्टर में कोई भी डाउट अगर रहा हो तो आप डेफिनेटली कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो इसके लिए आप मेरे फेसबुक लिंक पर जा कर के मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो अगेन। थैंक यू एंड बाय बाय।